आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए डॉक्टर अंजू वेद जी की लिखी कहानी लुभावन लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है और मेरे इस चैनल पर कहानियों का वाचन आप पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले ऐसी अनेकों कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आने का। तो चलिए, अंजू वेद जी द्वारा लिखी गई ये छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। अपने घर के सामने सहेलियों के साथ स्टापू के खेल में हम अपनी अपनी बारी और नंबर बनाने को लेकर झगड़ रहे थे। सिया, तेरा पैर लाइन पर आ गया, तू आउट है। मैं आउट नहीं हूं, सिया वापस चिल्लाई। चिल्ला मत सिया, सुरभि ने प्यार से कहा। देखो, हमें भी खेलना है, तू हमारी बारी ही नहीं आने देती। तू बहुत रौब झाड़ती है हम पर, किसी की नहीं सुनती, कुछ बोलो तो गुस्सा हो जाती है, कावेरी ने कहा। सिया को बुलाने आई माँ ने ये झगड़ा देखा और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी सिया ने माँ को खींचकर अपनी तरफ से जज नियुक्त कर दिया, क्योंकि वकील तो वो स्वयं बनी हुई थी। देखो माँ, ये सब मुझे झूठा बना रहे हैं। सिया ने माँ की ओर दयनीय भाव से देखा। सिया की सहेलियां भी न्याय के लिए उन्हें उत्सुकता भरी नजरों से देख रही थीं। उनके मुख से निकलने वाले शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। माँ ने बड़ी चतुराई से बच्चों के मनोभाव को पढ़ते हुए कहा, आपस में झगड़ा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब तुम सब अपनी ससुराल चली जाओगी तो क्या अपना झगड़ा याद करोगी या ये खेलना? चलो चलो, अब सुबह खेलना, शाम होने को है। माँ सिया को किसी काम से बुलाने आई थी। पड़ोस वाले चाचा के घर से कच्चे आमों की टोकरी लेकर आनी थी। माँ को अचार जो बनाना था। सिया, भगत चाचा के घर से जरा कच्चे आम उठाकर ले आओ, मैंने उनसे कहा हुआ है। सिया ने तपाक से जवाब दिया। मैं ही क्यों? तेजस को भेजो, वो उठा लाएगा। मैं ही सारा काम क्यों करूं? 3 बच्चों में सिया बड़ी है, फिर रानी और तीसरे नंबर पर तेजस है। घर में छोटा है, इसलिए हमेशा काम से बचने के उपाय ढूंढ ही लेता है। माँ ने प्रेम से सिया का हाथ अपने हाथ में थामा और कहा, मेरी सबसे प्यारी और होशियार बेटी तो सिया है, फिर मैं तेजस को क्यों कहती? वो तो निरा बुद्धू है। फिर तुम्हें मैं वो भी तो दूंगी, तुम्हारा पसंदीदा वो, उसे क्या कहती हो तुम? लुभावन। बोलो, लेना है या मैं रानी को कहूं? लुभावन का नाम लेते ही सिया की आंखें चमक जाती थीं। सिया ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, चलो, तुम कहती हो तो मैं ही ले आती हूं, पर मेरा लुभावन तैयार रखना। मेरी माँ अक्सर ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमें चॉकलेट, बिस्किट और बच्चों की पसंदीदा चीज़ें लुभावन के रूप में देती थीं। हाँ, ये बात अलग है कि तेजस को ये चीज़ें बिना काम के ही मिल जाती थीं। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ का प्रेम हमारे लिए कम था, परंतु तेजस माँ और पापा दोनों के लिए बहुमूल्य दिखाई देता था, जो उस समय मेरे विचार से दूर था। हम दोनों बहनों की खूब बनती थी। रानी स्वभाव से नरम और सीधी थी। उसकी थाली से तेजस पराठा खींचकर ले जाता तो वो केवल रो कर रह जाती। फिर माँ उसे पुचकार दुलार कर शांत करती और तेजस के लिए कहती, वो तो बुद्धू है। परंतु मेरा और तेजस का 36 का आंकड़ा रहता। कभी कभी मैं इस व्यवहार के कारण अपनी बुआ के गुस्से का शिकार भी बन जाती और अंततः माँ के कहने पर चुप हो जाती। आज मैं मंत्रालय में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी बहन स्वयं का विद्यालय चला रही है और मेरा भाई तेजस शेयर मार्केट में काम करता है। मेरे माता पिता ने हम भाई बहन के बीच कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक सब में हमारा बराबर ध्यान रखा। हमारी पसंद का वैसा ही मान किया गया जैसा तेजस का। मेरे पिता अक्सर अपनी बेटियों पर गर्व करने की बात करते और समाज में हमारे पढ़ने लिखने की प्रशंसा भी करते, परंतु मेरी माँ की आंखों में मैं सदैव एक दबाव देखती। वो बहुत अच्छी वक्ता थी, परंतु जब अपने लिए खड़े होने की बात आती तो वो चुप हो जाती। उनकी आंसुओं से भीगी पलकें उनके अंतर मन की पीड़ा की कहानी कहती।
पर जुबान से एक भी शब्द उनकी परमिशन के बिना बाहर नहीं निकलता। उस दिन को मैंने अपने हृदय में संजो कर रखा है, जिस दिन मेरी माँ ने मेरे लिए अपने समस्त परिवार से लड़ाई मोल ले ली। मुझे आगे पढ़ने से रोकने के लिए मेरी बुआ और चाचा का अहम किरदार सामने आया। वो ऐसा क्यों चाहते थे, ये मैं नहीं जानती, परंतु इसके लिए मेरी माँ को बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती थी। तेजस बुआ और चाचा की ढाल था। वो उनके लिए कुछ कहने से पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता। उसके चिल्लाने में बुआ और चाचा को सही ठहराना साफ झलकता था, और फिर माँ मतलब माँ गलत। मैं इन बातों पर अधिक विचार मंथन नहीं करती, क्योंकि मुझे धुन थी ही कुछ बनने की, कुछ खास बनने की। परंतु इस झगड़े में कभी कभी बेटा बेटी के लिए खींची गई समाज की रेखाएं मैं स्पष्ट देखती। समाज के दोहरे चरित्र को मैंने उस दिन बहुत ही समीप से देखा, जिस दिन मुझे सुरेश देखने आया। सुरेश हमारी ही तरह एक सामान्य परिवार का सामान्य सा लड़का था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं थीं। पड़ोस के कुलदीप ताऊ जी अक्सर मुझे शाबाशी देते, आशीष देते और कहते, तू अपने पापा का ही नहीं हमारे गांव का भी नाम रोशन करेगी। तेरी जैसी बेटी को बिना शर्त, बिना दहेज और मुंह से मांग कर अपनी बहू बनाने वालों की लाइन लगी होगी। ये सुनकर मैं मन ही मन हर्षित होती और थोड़ा गर्व भी अपने आप पर करना न भूलती। लेकिन आज यही कुलदीप ताऊ जी बैठक में पापा को अच्छी शादी मतलब अच्छा दान दहेज देकर शादी करने के लिए उकसा रहे थे। लड़का चाहे कैसा भी हो, अच्छा लेना देना तो करना ही पड़ता है। बेटी के सुख के लिए ये अनिवार्य है। मैं सोचती, ये कैसा बदलाव है, कैसी सोच है, और समाज का ये कैसा चेहरा है। हमारा समाज और देश निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। समाज में उत्पन्न ये जेंडर भेदभाव खत्म होता दिखाई दे रहा है। हमारी किताबें इस समस्या और उसके सुधार से भरी पड़ी हैं। स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इस सुधार पर ध्यानाकर्षण होता है। शहर, गांव, कस्बे सभी जगह को इस प्रकार के रोग से मुक्त करने के लिए सैकड़ों एनजीओ, महिला सुधार समिति, महिला कल्याण योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन पर चर्चा होती है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु बेटी को दैवीय शक्ति पुंज बताते हैं, और भौतिक जगत के गुरु समाज की संरचना में उनके योगदान के कसीदे पढ़ते हैं। सरकार की योजनाओं में महिलाओं के लिए प्रतिशत तय किया जाता है। नौकरी, बस, रेल आदि में उनके आरक्षण की व्यवस्था है। हो सकता है ये महिला कल्याण के लिए आवश्यक हो, उसे पुरुष के बराबर दर्जा देने के लिए दी जाने वाली लॉलीपॉप हो। परंतु जिन अनावश्यक बेड़ियों में बेटी को जन्म के उपरांत जबरदस्ती पकड़ा जाता है, उन्हें काटने के लिए कोई सामाजिक सोच के सुधार का हथियार नहीं बना, या कहें तो बनाना ही नहीं चाहते। समाज में रहने की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। उसके नियम, कायदे, परंपराएं और सिद्धांतों का पालन करना होता है। मेरे पिता भी इससे अछूते नहीं थे। सुरेश से मेरा विवाह हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे जहां मैं कुढ़कर रह गई। बोलना चाहती थी, पर जबान किस कारण बंद रह गई पता नहीं। मैं उस समय ऐसी विवश थी जैसी मैं अपनी माँ को देखती थी। उस समय माँ से किए गए अपने सवालों पर मुझे आज पश्चाताप होता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, और अपने लिए पीड़ा होती है। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, रोका क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाई, अपने विचार, अपनी बात रखने का साहस क्यों नहीं जुटा पाई, वगैरह वगैरह। सुरेश के परिवार में यद्यपि कोई परेशानी नहीं है, तथापि मुझे एक सूनापन सा लगता है। घर का परिवेश शांत है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। 2 बच्चों का लालन पालन हम पति पत्नी निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। सुरेश का कामकाज भी अच्छा है। वो सुबह से गए रात को घर लौटते हैं। अपना काम ईमानदारी और लगन से करते हैं, परंतु घर में उनकी भागीदारी ना के बराबर है। मैं सुबह 5 बजे उठकर नित्य कार्य में लग जाती हूँ और बच्चों को स्कूल भेजकर स्वयं ऑफिस के लिए चली जाती हूँ। मेरी दिनचर्या में ढेरों ऐसे काम हैं जो प्रतिदिन बिना थके, बिना रुके, या कहूँ काम का एक पैकेट है जो खुलते ही सारा निपटाना है। कोई पूछने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, और ना ही कोई लुभावन देने वाला। माँ का लुभावन मुझे रोज याद आता है। माँ का लुभावन मुझे रोज याद आता है। मैं उसे याद करती हूँ जानबूझकर।
आज लुभावन में मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, कोई वस्तु या फल नहीं चाहिए। चंद प्रशंसा और दुलार के शब्द मेरी इस लुभावन की भूख के लिए पर्याप्त हैं, जो अपने ही घर में मुझे दूर दूर तक सुनाई नहीं देते। ऑफिस में जब कभी मेरे मित्रगण मुझे अच्छा प्रबंधक कहकर पुकारते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, तो मेरे होने का एहसास जग जाता है और मेरे काम करने की गति तीव्र होने लगती है। ऐसा क्यों है पता नहीं। आज सुबह फोन की घंटी बजी और पापा के भर्राए गले से आवाज आई, सिया, बेटा माँ अस्पताल में है। कहाँ, कब, कैसे, क्या हुआ, एक ही सांस में ढेरों प्रश्न पापा से पूछ डाले। उत्तर केवल कुछ शब्दों का मिला, तुम यहां आ जाओ अभी। फोन रखते ही ऐसा लगा मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए, शरीर भारी हो गया। अश्रुधारा गालों पर अविरल बहने लगी और माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उनके शब्द कानों में गूंजने लगे, मेरी सबसे प्यारी और होशियार बेटी। मैं जल्द से जल्द अस्पताल पहुंची और माँ को देख अपनी अश्रुधारा पर नियंत्रण नहीं रख पाई। पापा से मिलते हुए सीधे डॉक्टर के पास गई। इन्हें शुगर का भारी अटैक आया है, बीपी भी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे कुछ पेपर थमाते हुए कहा। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माँ को शुगर नहीं था? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, चेक नहीं करवाया होगा कभी। आईसीयू के बाहर पापा निशब्द मुझे देख रहे थे। लाचारी और खर्चे की चिंता उनके नेत्रों में स्पष्ट पढ़ी जा सकती थी। माहौल को हल्का करते हुए मैंने कहा, पापा, आज कौन सी मिठाई खिलाई है माँ को जो यहाँ तक पहुँच गई? वो सुनती ही नहीं है किसी की। भीतर ही भीतर मैं जानती थी ये समय इन बातों का नहीं है, परंतु मुझ मूड को कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक याद आया, तेजस कहाँ है? मैंने उखड़े स्वभाव से पूछा, पापा, तेजस कहाँ है? वो क्यों नहीं आया आपके साथ? बेटा, उसकी भी घर गृहस्थी है, मैंने उसे परेशान नहीं किया। पापा इधर उधर देखते हुए बोले। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहे हैं, अपने और तेजस के संबंधों को जबरदस्ती मधुर बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। मैं अस्पताल के काउंटर पर गई और डॉक्टर से पूछकर माँ के खर्चे का बिल अदा कर दिया। माँ के पास जाकर मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, वैसे ही जैसे बचपन में वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेती थी, और कहा, घबराना नहीं है माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे ध्यान रखना होगा अपना। मैं पापा को कहती हूँ, वो आपकी डाइट का ध्यान रखेंगे और किसी चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं। हम हैं ना? इस बीच माँ और पापा की आंखों का वार्तालाप चल रहा था। पता नहीं पापा को कैसे पता चला कि मैं बिल अदा करके आई हूँ, और इससे भी बड़ी बात, माँ कैसे समझ गई। माँ ने मुझे दुलारते हुए कहा, मुझे चिंता नहीं है, तू है ना? तेरे पापा बस यूं ही चिंता में रहते हैं। अच्छा, आज तो मेरे पास लुभावन के लिए कुछ नहीं है। तुझे अच्छा लगता है ना हर काम के बाद लुभावन? माँ ने रुआंसे स्वर में कहा और चुप हो गई। मैंने उन्हें आराम करने को कहा और उनके माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में कुछ शब्द सुनाई पड़े। ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ नींद में बुदबुदा रही है। सिया, आज तूने अपनी परवरिश का लुभावन दे दिया बेटा, दे दिया, दे दिया। माँ के शब्द उनकी स्थिति और विवशता से निकले शब्द थे, जो सीधे मेरे हृदय में जाकर बैठ गए। लुभावन शब्द माँ की ओर से आभार व्यक्त कर रहा है, ये मुझे पता है, पर क्यों ये नहीं जानती। मूक सी बनी उनके हाथों को सहला रही हूँ। ये स्पर्श अलग सा है। आज इस स्पर्श में अचार और गर्म रोटी की सुगंध नहीं है। झुर्रियों से भरे हाथों को चूमने की चाह हो रही है। बेटी का प्रेम जग रहा है, माँ के लिए, जननी के लिए। शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उनके लिए आभार प्रकट कर सके। मैं उनके स्पर्श में अपनी ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ, देख रही हूँ, ये मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। उनके हाथ पर सिर टिकाए हुए मुझे जो शांति और सुख मिल रहा है, वो शब्दों से परे है। मुझे रहने दो यहाँ 2 पल, मुझे रहने दो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी।
एक बेटी का अपनी माँ के प्रति प्रेम सिर्फ एक बेटी ही समझ सकती है। और सच भी है कि जितना इमोशनल अटैचमेंट बेटी का अपने माता पिता से होता है, उतना शायद बेटे का किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाता। तो अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगी। जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।